हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और आज हम एक नया चैप्टर काफ़ी दिनों के बाद पढ़ेंगे। मतलब कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने के बाद आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर आप बेसिकली ज्वाइन करो क्लास 9th में। आपने पढ़ाई होगा क्लास 9th में फिजिक्स में। जब आपका कुछ साउंड वगैरह वाला चैप्टर था उसमें थोड़ा सा बताया गया था। आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो आपने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था उसको कन्वर्ट कर दो लाइट वाले चैप्टर में। जो भी साउंड का बताया हो, कुछ भी बताया हो, बस लाइट वाले में कन्वर्ट कर देना आप। जब लाइट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हाँ, वही सेम चीज़ है जो जो लाइट वाले में आपको बताया गया है वही साउंड वाले में बताया गया है सिंपली। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बताया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, देखो, अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हो और सोच रहे हो कि गुड स्कोर करूँ मैं, कि बोर्ड्स में स्कोर अच्छा आ जाए, अगर क्लासेस में नहीं आए तो बोर्ड्स में अच्छा आ जाए, तो मैं आपको ऑल इन वन की बुक मतलब एक टाइप से सजेशन करूँगा कि आप ले लो। अरिहंत की है, क्लास 10 साइंस की है। इसमें आपको मैं फ़ायदे बताता हूँ। आप कोई नोट्स बनाए या ना बनाए, आपको इसमें नोट्स प्रोवाइडेड है। नोट्स प्रोवाइडेड है, ये देखो, आपको सारी चीज़ें बताई गई है एक से एक तक। एनसीईआरटी फोल्डर्स मीन्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सारे। और इतना ही नहीं, एनसीईआरटी फोल्डर्स तो प्रोवाइडेड है, बट आपके ये भी बताए गए हैं कि आपके कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके हैज़ ए ईयर में आ चुके हैं। 2023 में, 2020 में, 2021 में, 2024 में, 2025 में, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 2010 से रिपीटेड होता हुआ अभी तक आ रहा है तो समझ लो कि हाँ, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन 2011-12 से रिपीटेड होकर आ रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लेना। तो ये कहाँ मिलेगा? ये आपको यहीं मिलेगा। और देखो, एक बात और, आप जैसे पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम प्रैक्टिस भी इसमें कर सकते हो कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो हम एग्जाम में मान लो बैठे हैं। अब वो एग्जाम में जब हम बैठे हैं तो उसमें कैसे कैसे किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू देंगे, एमसीक्यू दिया इन्होंने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कुछ क्वेश्चंस उठा के दिए इन्होंने। तो ये मैं आपको ये बुक थोड़ा सजेशन करूँगा जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइट पे। लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी, आप यू कैन से, ठीक है, एक टाइप का एनर्जी है। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। देखो, लाइट कैसे, ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया, जो मैंने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया। लाइट जब भी पढ़ो ना, आप जब भी लाइट के बारे में पढ़ो, आपके दिमाग में 100% ऑफ 100% आपके दिमाग में रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि हाँ, लाइट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब एक टाइप से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर आपके आई साइट्स पे आकर के आपको वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये बोर्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके ऊपर लाइट का रे पड़ा हुआ है। लाइट का रे सामने की ओर पड़ा है, सामने से फिर वो सामने आ रहा है मतलब बोर्ड पे, और देन दिख रहा है वो। ठीक है, अब जो लाइट है वो एक टाइप से मतलब कि हमें दिखलाने में करता है। अब आप ये एक चीज याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट आपने बहुत पहले पढ़ा है, वो 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट याद करो, कभी ना कभी आपने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा था। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3:10⁻⁸। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे कैसे हो सकता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट वन टू वन। ठीक है, मतलब एक टाइप से बाउंसिंग बैक होगा। मान लो कोई टॉर्च है, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉर्च है, टॉर्च को यहाँ मारा मैंने, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपके तक जाएगा, मतलब सामने जो मेरे सामने ऑब्जेक्ट जो भी है एक्सेप्ट ए टू जेड कुछ भी हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे जाकर के वो रिफ्लेक्ट करेगा, देन फिर जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे शो होगा। तो कैसे शो हुआ? बाउंसिंग बैक होकर के ना, बाउंसिंग बैक करके शो हुआ है ये। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो लाइट वाला जो है प्रोसेस, जो लाइट जा रहा है आपके आंखों तक, आई साइड तक, वो कैसे हो रहा है? वो बाउंसिंग बैक हो रहा है ना, फ्रॉम वन टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। याद रखना है, ठीक है।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत बार पूछता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, अगर आप जेईई मेंस वगैरह देते हो जिसमें मतलब फिजिक्स वगैरह पूछ जाता है, तो उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बहुत ज्यादा पूछ जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें हमेशा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा, सॉरी ये एल बना दिया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, जितना इंसिडेंस हो रहा है उतना रिफ्लेक्ट होगा, जितना इंसिडेंट होकर के वापस आ रहा है उतना रिफ्लेक्शन भी होगा, याद रखना। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा लॉ है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर समझो आपको मतलब कि फिजिक्स कुछ नहीं आती है। ठीक है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो एक टाइप से पॉइंट आउट करती है वो नॉर्मल प्लेन पे करती है। ठीक है, एक प्लेन सरफेस होना चाहिए, वहां पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे शाइन करेगी। अब बात करें रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो? रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या समझते हो? और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या समझते हो? ये बताओ। ठीक है, देखो इसलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप जैसे एनसीईआरटी रीड करते हो, मैं आपको 100% बता रहा हूं, क्लास 10th के अंदर आपको दो कामें करनी है। ठीक है, पहला एनसीईआरटी आपको रीड करना है, दूसरा आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं जो आपके दे रखे हो, तीसरा आपको ये नोट्स जो दिए हैं टीचर्स ने, सॉरी एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे उसके बाद आपको नोट्स रीड करना है। ठीक है, नोट्स के बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद जो आपके एक्सेप्ट PYQ वगैरह जो दे रखे हैं ये सारे करने हैं। और जब आप PYQ करोगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा था तो ये करना है, ये करना है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब PYQ आप करोगे। जब तक आप PYQ टच नहीं करोगे तब तक आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं। देखो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है ना, इंसिडेंट रे से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे से वो रिमेन पैरेलल होता है, हमेशा वो पैरेलल होंगे। ठीक है, when after reflection and go only in one direction known as regular reflection, और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएंगे जिसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर कोई ऐसा बीम ऑफ लाइट का रे जो है जो पैरेलल और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज और रेगुलर, इर्रेगुलर सॉरी। ठीक है, मतलब कि पैरेलल जा रहे हो। ठीक है, पैरेलल जा रहे हो बीम ऑफ इंसिडेंट रेज जो रिफ्लेक्ट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करेंगे। डिफ्यूज और इर्रेगुलर हम बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे? डिफ्यूज और इर्रेगुलर। अब आप बोलोगे डिफ्यूज और इर्रेगुलर कैसे? डिफ्यूज देखो आपको मैं फिगर से ही समझाता हूँ। ये जैसे ये शाइनी मिरर है, ये मिरर है, एक रे इधर से इधर गई, फिर एक रे इधर से इधर गई। ठीक है, अब जो इसके अंदर का जो एंगल बना है, इधर इसके अंदर का जो एंगल बना है, जो एंगल है ये एक एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सा? ये रेगुलर है।
और डिफ्यूज में क्या होता है पता है? डिफ्यूज में फॉर एग्जांपल शाइनी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो उबड़ खाबड़ ऑब्जेक्ट है, उस पे आपका लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपका उस पर लाइट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वही बनेगा जो आपका इसमें बना है, लेकिन आपका इसमें प्लेन मिरर में हो रहा था, इसमें आपका हैज ए उबड़ खाबड़ मिरर में बोल सकते हो आप, सिंपली हो रहा था, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक टाइप से आप बोल सकते हो, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इमेज कैसे फॉर्म होता है? देखो इमेज फॉर्म जो होता है ना, वो हमेशा जब लाइट की रेज आती है फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, एक्सेप्ट कोई भी पॉइंट हो जहां से लाइट की रेज आ रही हो, देख लो एक बार, ऐसा करो आप, ये देखो अच्छे से, ठीक है, कहीं आपको ऐसे लग रहा हो कि थोड़ा डाउट सा, वो पूछना आप। हाँ, रेगुलर डिफ्यूज में कुछ आपको लग रहा है कि कहीं डाउट हो, ऐसा समझ में आ गया ये कैसे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फॉर्म होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। बहुत कुछ अभी पढ़ना है। अब इमेज कैसे कैसे होते हैं? इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल, याद रखना। जो इमेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रियल हैज वर्चुअल। रियल हैज वर्चुअल कैसे बोल सकते हैं आप? सिंपली रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बोल सकते हो? रियल और वर्चुअल कैसे बोल सकते हो? देखो, अगर लाइट का कोई रे है, टॉर्च मारा, लाइट का रेज आया, ठीक है, गया लाइट का रेज, अगर वो लाइट रे एक किसी भी एक पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद आता है और कोई इमेज फॉर्म्ड होता है, तब उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। तो उसको हम रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का क्या है? अगर लाइट रेस आता है किसी भी एक पॉइंट से और वो रिफ्लेक्शन मतलब एक टाइप से नहीं मतलब मिल पाता है, रिफ्लेक्शन जो था उनका वो नहीं मिल पाता है, आमने सामने नहीं मिल पाता है, मतलब कि जो हमने मतलब टॉर्च मारा वो रिफ्लेक्ट होकर के बैक की तरफ नहीं आया किसी और पॉइंट पे, तो जो इमेज है वो वर्चुअल है। मतलब कि एक पॉइंट से वो रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न ऑफ लाइट, और इसमें जो है इसमें कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। इसमें रिटर्न ऑफ लाइट है कि आपने जो लाइट मारा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज़ों पे, वो लाइट आपका रिफ्लेक्ट होकर के हमारे सामने तक आना चाहिए, ये सिंपली बोल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे मिरर की, ठीक है। अब बात करेंगे मिरर की। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के मिरर होते हैं। मिरर ये क्या होता है सर? ये होता क्या है? मिरर क्या होता है? अब देखो मिरर क्या होता है वो समझते हैं। मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन और एक होता है स्फेरिकल। अब बोलोगे आप प्लेन और स्फेरिकल मिरर कैसे होता है? देखो, आप बोल सकते हो सिंपली ऐसे मिरर जो स्फेरिकल शेप में ना हो, ठीक है, स्फेयर के टाइप पे शेप के हो, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे हो कोई शेप, एक प्लेन मिरर मीन्स एक खड़ा मिरर हो, ठीक है, पॉलिश मिरर हो। अब जब आप इसके ऊपर लाइट रेज मारोगे, जब आप इसके ऊपर लाइट रेज मारोगे, तब आपका कैसे कैसे रेज फॉर्म होगा, ठीक है। मान लो मैंने फॉर्म मारा, ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। जब इसके ऊपर लाइट रेज मारा, तब इसके ऊपर कहाँ पे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। आप सिंपली बोल सकते हो स्फेरिकल और प्लेन में, ठीक है। अगर हम बात करें स्फेरिकल की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर के, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कर्व्ड है इनवर्ड आउटवर्ड, देन जो मिरर है उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। कर्व मैंने बोला था ना, कर्व मिरर ये है, ये स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है।
स्पेरिकल मिरर जो है वो इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इनको स्पेरिकल मिरर को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, कॉनकेव मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, याद रखना। कॉनकेव बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब कहीं भी टीचर पूछ दे कि बच्चाओ अच्छा कॉनकेव किसको बोलते हैं, तो बस इतना बताना कि स्पेरिकल को बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर जो होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स जो प्लेन मिरर होता है सिंपली, ठीक है। पॉलिश मिरर, प्लेन मिरर जो आप बोल सकते हो, आपकी वजह आप जो बोलो, ठीक है। जो ऐसा मिरर हो वो स्पेरिकल, कॉन्वेक्स, जो कॉनकेव जो सॉरी जो कॉन्वेक्स हो वो प्लेन, जो कॉनकेव हो वो स्पेरिकल, याद रखना बस, ठीक है। जो स्पेरिकल मिरर है वो इनवर्ड कर्व, यही सब बताया गया, ठीक है। मान लो एक कॉनकेव है, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। आप एक तरह से समझो कि मान लो एक मिरर है, ठीक है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मान, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर पे ये पोल है, इसका पोल है, अगर इस पोल से एक लाइट मारी गई तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये होगा फोकस, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का, यहां से मिरर 1 और मिरर 2 का डिस्टेंस की बात करें तो पोल से लेकर के जो ये मिरर का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एपर्चर, याद रखना, एपर्चर इसको बोलेंगे। और ये तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं ना, बेसिक था ये, सॉरी। सी जो होगा इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब होता है फोकस, ठीक है। फोकस पॉइंट ये है, ठीक है, पोल ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इतना याद रखना। अब अगर बात करें स्पेरिकल मिरर की विथ आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आउटवर्ड, बाहर की तरफ आप बोल सकते हो, क्या बोला इसमें, द स्पेरिकल मिरर विथ आउटवर्ड कर्व्ड, बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। अगर ऐसा हो तो मतलब कि इसकी बात नहीं, कि जो ऐसे मिरर जिनका मतलब बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ मतलब इनका बोला गया है, फिर तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, याद रखना। जिनका बाहर की तरफ रेज हो उनको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जिनको आप लोग सिंपली मीनिंग में बोलते रहते हो प्लेन, ठीक है। लेकिन आपको प्लेन नहीं लिख कर आना है, याद रखना, प्लेन आपको नहीं लिख कर आना है, क्योंकि इस बार कॉपी आपके टीचर के पास नहीं जाने वाली है, सीबीएसई के पास जाने वाली है। तो सीबीएसई कुछ नहीं ऐसे समझेगा कि आपने प्लेन लिखा है तो आपका मीनिंग यही है। टीचर समझ भी जाएगा कि हाँ ऐसा बच्चा है, ये लिख देता है, हाँ ठीक है 3 साल से ये लिखता ही आ रहा है, तो वो चल जाएगा। टीचर स्कूल्स में आप लिखो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप सीबीएसई में लिखोगे तब आपका ऐसा नहीं चलेगा, आपको करेक्ट लिखना ही पड़ेगा, जो आपका वर्ड दिया वर्ड टू वर्ड लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्पेरिकल मिरर का, वो सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, जहां पे मिरर एक पार्ट है, ठीक है, मिरर पार्ट है, जहां पे स्पेरिकल मिरर एक सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर है, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है। जो सेंटर है वो एक टाइप से इमेजिनरी स्फीयर है, यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर है ये सारे। अगर हम बात करें जिसका मिरर का जो पार्ट है, विच इज द मिरर इज ए पार्ट, उसका क्या है, मिरर इसका पार्ट है, मिरर ही इसका पार्ट है एक टाइप से, याद रखना। इन द अबव फिगर इज मार्क्ड बाय सी, अगले फिगर में अगर हम देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से मार्क किया जाता है, बिल्कुल सही बोला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से ही मार्क किया गया है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लाई करता है फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, विच इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड, मतलब उनके सामने, कॉन्केव मिरर में उनके सामने लाई करता है और कॉन्वेक्स मिरर में उनके पीछे की ओर इमेज फॉर्म होता है, याद रखना।
अब बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल क्या क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे आप अगर थोड़ा ढीले पढ़ोगे ना तो सोचो नंबर कब आओगे आप। इस पे ढीले पड़े तो नंबर कब है, याद रखना, इतना तो याद रखना। इस पे ढीले मत पड़ना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या क्या डिस्कस करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, सब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है स्फेरिकल मिरर का, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर भी हम इसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर जो मिरर का पार्ट है, और ये फिगर जो शो होता है वो आर की तरफ होता है, बाय आर, ठीक है। मतलब जहाँ पे रेडियस होता है, जहाँ पे दिखाया गया है रेडियस, वहाँ से होता है, ठीक है, याद रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर का, वो रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर है। ये क्या है? रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर। इमेजिनरी स्फेयर है। पोल क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन, याद रखना। अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा सेंटेंस अगर कहीं से याद कर लिया, यहाँ ये है, तो हो सकता है आपको ये चैप्टर मतलब थोड़ा इजीली लग जाए। तो पोल का क्या मतलब है? स्फेरिकल मिरर इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, उसका मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रखना। कहां पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट पे। अब बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्फेरिकल मिरर है जो लाइन को ज्वाइनिंग करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से? पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लाई करता है, याद रखना, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जोड़ता है, वो जोड़ने में कौन हेल्प करता है? प्रिंसिपल एक्सिस हेल्प करता है, याद रखना। अब बात है एपर्चर का। एपर्चर एक डायामीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। किसका? डायामीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर के, जिसको हम बोलते हैं एपर्चर। डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, diameter of reflecting surface of spherical mirror। देखो, मैं आपको इतना लिख के देता हूँ, आपका जो सिलेबस अभी चल रहा है, जो मैं चला आ रहा हूँ, अभी वो बहुत पीछे है। क्योंकि आप ये देखो ना, इसलिए पीछे है क्योंकि हमने फिजिक्स का अभी पहला चैप्टर कर रहे हैं इन क्लास 10th का। दूसरा चीज़ ये आप देखो कि हमने केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर किया है अभी तक, ना हमने एसिड बेस और सॉल्ट स्टार्ट किया है। तीसरा आप ये देखो कि हमने लाइव प्रोसेस चैप्टर किया था, उसके बाद हमने कोई चैप्टर नहीं किया है। लेकिन हमें करना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। याद रखना, ये हम अगली क्लास में करेंगे। हो सकता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
या नहीं तो फिर एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट। मैं तो सोच रहा हूँ आपको एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट पढ़ा दूँ, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी का जो आपको मैं बता रहा हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की क्लास हो सकती है उसकी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एसिड बेस एंड सॉल्ट जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं यूटीज वगैरह में, वो आपका जल्दी खत्म करवा सकता हूँ, याद रखना है। फोकल लेंथ, ठीक है, क्या है एपर्चर, क्या है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब प्रिंसिपल फोकस जो है स्फेरिकल मिरर का वो होता है फोकल लेंथ। याद रखना, कोई भी टीचर रोड पे जाता हुआ पूछ ले प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, बताओ, फोकल लेंथ, ठीक है। ये सब डायग्राम बताया गया। जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर का वो रियल होता है, जबकि जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो वर्चुअल होता है। कॉनकेव में क्या बोला है, रियल होता है, और कॉन्वेक्स में वर्चुअल। कॉनकेव रियल और कॉन्वेक्स का क्या बोला था, वर्चुअल। ये 2 टाइप के इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं, याद रखना। कैसे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, कॉनकेव में रियल और कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। अब आप एक बात बताओ, जो हम मिरर वगैरह देखते हैं क्या कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है, बताओ। वो तो रियल इमेजेस फॉर्म करता है ना, तो रियल इमेजेस कौन फॉर्म करता है, कॉनकेव, ठीक है, याद रखना। प्रिंसिपल फोकस जो है कॉनकेव मिरर का वो कॉन्वेक्स पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का, जो बीम ऑफ लाइट रेज जब पैरेलल एक्सिस पे पड़ती है, ठीक है। अब जैसे इसका वैसे दे रखा है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, सब कुछ दे रखा है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मैं आपको थ्रू डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, इसमें आपको शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, छोड़ो इसको। ये डायग्राम है, ठीक है। ये जो बीच का पॉइंट होता है ना, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से जो पॉइंट निकलती है उसको हम बोलते हैं, एक पॉइंट को बोलते हैं फोकल, और यहां पे जो पॉइंट निकलती है उसको बोलेंगे एफ, ठीक है, याद रखना। और यहां पे एक पॉइंट और होती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, आप थोड़ा ये सोचने की कोशिश करना, तो बताओ। मिरर 1 मिरर 2 कैसे क्वेश्चन दे सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ की डिस्टेंस, याद रखना। हमेशा जो क्वेश्चन निकालने को देता है वो क्या देता है, क्या आप बता दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल का क्वेश्चन तो वैसे बहुत कम है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकल लेंथ, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल और प्रिंसिपल फोकस का, पोल और प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस का, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। पोल से फोकस का, पोल से फोकस का, पोल से फोकस का, याद रखना, पोल से फोकस का, पोल से फोकस का, पोल से फोकस का, ये क्या होता है, फोकल लेंथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, याद रखना, पोल से फोकस का, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, याद रखना। जो डिस्टेंस है पोल का और फोकस का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, 5 मीटर का,
10 मीटर का, 6 मीटर का, कुछ भी, एनीथिंग, वो डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चंस में अभी आपको देंगे। जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल उसके कॉल फोकल लेंथ, याद रखना, ठीक है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R/2, ठीक है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R/2। अब आप बोलोगे R/2 मीन्स, R/2 मीन्स, R/2 मीन्स फोकल का मतलब होता है रेडियस का हाफ, हाफ ऑफ रेडियस। क्या होता है? हाफ ऑफ रेडियस, याद रखना। क्या होता है? फोकल कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ रेडियस कर दो, रेडियस जितना भी दिया है उसका हाफ कर दो, आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा, सिंपल सा। फोकल लेंथ एनीथिंग, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। Even that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature। इस समय पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मिलती है, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस हमें इनसे ही मिलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो ये सारे रे डायग्राम है, आपको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वैसे आपको ये खुद करने हैं, ठीक है। ये देखो आप, रे डायग्राम, जो रे इंसिडेंट और पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, तो कैसे फोकस और रिफ्लेक्शन के थ्रू जा रहा है कॉनकेव मिरर में। ये देख रहे हो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रे बना रखा है। ये तीन रे जो है ये आपको खुद समझने पड़ेंगे, मतलब कैसे समझा, मतलब थोड़ा वैसे मुश्किल होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको खुद समझने पड़ते हैं, ठीक है। देख रहे हो, ये इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। फिर भी मैं, अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं बता रहा या कुछ हो रहा है, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। पूछ लेना आप हमसे, मैं बता दूंगा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब इमेज कैसे फॉर्म होता है स्फेरिकल मिरर के द्वारा? अब बोलोगे इमेज फॉर्म्स बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है? कुछ थोड़ा आइडिया हो आपके, मतलब दिमाग में, मन में, कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है? कहीं आपने कोई वेबसाइट से कुछ भी पढ़ा हो पहले से, कि हाँ ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा क्लास से पहले, कुछ थोड़ा आइडिया आ जाए चैप्टर क्या बोल रहा है, कहीं से पढ़ा है आपने? तो देखो, इमेज जो फॉर्म होता है ना स्फेरिकल मिरर में, वो अलग अलग तरह, मतलब अलग अलग पॉइंट पे होता है। कोई इन्फिनिटी पे होगा, कोई बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। अभी मैं बताता हूँ इन्फिनिटी पे कौन सा होता है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखो, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली इन्फिनिटी पे एक लाइन है, ये पोल है, ये इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल, ये पोल, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे कैसे बोलेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज, याद रखना, ये पूछता है सबसे ज्यादा। पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज अगर बात करें एट फोकस और इन फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ पे अगर हम देखें तो ये फोकल लेंथ पे अगर हम फोकस पे, ये ठीक है, एट फोकल लेंथ, एट फोकस,
focus on in the focal length. At focus in the focal length. Nature and size of image, real, inverted, extremely diminished. जैसे बोल कैसे रहा है, जरा सोचते हैं. पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस इन द फोकल लेंथ. फोकस पे है, ठीक है, फोकस पे फोकल लेंथ है, फोकस पे फोकल लेंथ है. और नेचर और साइज की अगर बात करें तो रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है. ठीक है, यही सब है आपका, ये आपको बुक में मिल जाएगा. हम मेन मुद्दे पे चलते हैं, जो मेन मुद्दा बताया गया है. याद रखना, आप कॉनकेव मिरर का यूजेस पूछे जाता है हर बार. तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हेडिंग डाल लो, अगर डाल भी रहे हो कहीं, तो कहीं लिख रहे हो मेरे साथ साथ तो बता दो. तो ये डाल लेना, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. तो कॉनकेव मिरर हमेशा आप बोल सकते हो कि एज ए टॉर्चेस वगैरह में यूज होते हैं, हेडलाइट्स वगैरह में. कहाँ पे यूज होते हैं? टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में. यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है, व्हीकल्स का वगैरह, व्हीकल्स के हेडलाइट्स वगैरह पे यहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है. कॉनकेव मिरर का जो यूज है वो है शेविंग मिरर्स. रियल होता है, शेविंग मिरर जो शेव करते हैं उसके सामने जो मिरर रहता है वो कॉनकेव मिरर ही होता है. ठीक है, आप बोल सकते हो शेविंग मिरर. शेविंग मिरर, ठीक है, मान लिया हमने. चलो, डेंटिस्ट यूज करते हैं. हाँ बिल्कुल, डेंटिस्ट जब यूज करते हैं तब, डेंटिस्ट जब यूज करते हैं कि दांतों को देखने के लिए, तब इन्हीं का यूज करते हैं. ठीक है, इन्हीं मिरर का. लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कन्वर्ज सनरेज. सनरेज को भी कन्वर्ज करने के लिए देखा जाता है, कन्वर्जिंग ऑफ सनरेज. सनरेज कन्वर्ज में देखा जाता है. साइन और कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्लेस्ड होना चाहिए कहाँ पे, पता है? लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड पे. जो भी सभी जो डिस्टेंस होंगे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मेजर्ड किया जाएगा फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. मिरर के पोल के तरफ, ठीक है, मेजर किया जाएगा. डिस्टेंस जो है लेफ्ट ऑफ पोल वो नेगेटिव एक्सिस है, और नेगेटिव डिस्टेंस जो होता है राइट ऑफ पोल वो पॉजिटिव एक्सिस है. ठीक है, याद रखना. डिस्टेंस है लेफ्ट पोल का ना, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, उसका नेगेटिव है, और जो राइट का है उसका पॉजिटिव है. लेफ्ट का नेगेटिव, राइट का पॉजिटिव. ठीक है, याद रखना. डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो अलोंग वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. अब मेन मुद्दा अब आपका स्टार्ट होता है, जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला. जिसको मैं सोच रहा था अभी तक ये आया क्यों नहीं है, क्या टॉपिक है ये, मिरर फॉर्मूला अभी तक आया क्यों नहीं है. लो आ गया आपका मिरर फॉर्मूला, पढ़ते रहो आप. इस यहाँ पे आएगा आपका न्यूमेरिकल. कुछ नहीं है न्यूमेरिकल, बहुत इजी है. आप एक एक मिनट में कर दोगे, एक एक सेकंड में आप ये फॉर्मूलेस कर दोगे. ठीक है, मिरर फॉर्मूला. अगर हम बात करें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम बात करें उसके पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस तक के हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम यू बोलते हैं. ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ठीक है, जो डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर, उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस. तो उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस. जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का, याद रखना यहीं पे न्यूमेरिकल आएगा. प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस
पल फोकस, और क्या बोला था इन्होंने, पोल। उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, याद रखना, एक बार आप ये सारे नोट डाउन कर लो, तब तक मैं देख लेता हूं कि आपका क्या क्या टॉपिक बच चुका है। तो जैसे आप ये सब समझे, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल्स, फोकल लेंथ, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अभी तक नहीं समझा है ना। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखना, इसी के थ्रू आपका हैज ए मिरर फॉर्मूला यूज होगा। याद रखना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इतना याद रखोगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा कि हाँ यहाँ से मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो ये फॉर्मूला आपका क्लास 11th में भी यूज हो रहा है, फिजिक्स में यूज हो रहा है आपका ये फॉर्मूला। अगर आप पीसीएम लेते तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v याद रखना, ये क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रखना। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर के फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ एक क्वेश्चन आया आपके लिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसी से सॉल्व होगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन रुको, एक बार आप ये लिख लो। ठीक है, ये आप एक बार लिख लो, आपको थोड़ा काम आ जाएगा। याद रखना, एक एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, अगर मैंने जहां से देखा है वैसे। ठीक है, अरे मैंने मेन चीज तो मिटाई दिया आपके लिए। जो एग्जाम्पल है वो जो सॉल्व होगा बस इसी की वजह से होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसकी वजह से ही आपका ये होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है वैसे, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, तो डिस्टेंस कितना बोला है, डिस्टेंस बोला है u इज इक्वल टू कितना बोला है, -10 बोला है, सॉरी -10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 60 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करो पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, हमने गिवन लिख लिया, यहाँ पे अब हम फोकल लेंथ लगाएंगे। हमें क्या क्या लगाना है, फोकल लेंथ लगाना है, एक बार लिख देता हूँ मैं, फोकल लेंथ आपको लगाना है। दूसरा लगाना है आपको यहाँ पे मिरर फॉर्मूला आपको यूज करना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ रेडियस। तो क्या है, रेडियस क्या बोला आपका 60, इसका हाफ कितना 30, तो यहाँ आपका फोकल लेंथ 30 आया, 30 सेंटीमीटर आपका है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यही यूज होगा, 1/v प्लस 1/u प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v क्या दे रखा है जरा देखो तो, v क्या दे रखा है -10। ठीक है, और क्या दिया है इसमें, आपका कुछ दिया गिवन, इज इक्वल टू 1/f। बिल्कुल यही है, यही है 1/30। हाँ सही है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। याद रखना। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/v क्या है, 1/v क्या है, 1/v 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे सिंपली 1/30 इज इक्वल टू क्या है, 1/f, 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 f क्या है, फोकल क्या है,
30। ठीक है, क्या बोला है आपका इसमें? 30 बोला है ना इसमें भी। एक बार रुक जाओ, 1/30 माइनस 1/10। ठीक है, वैल्यूज ऐसी पुट करोगे आप, इज इक्वल टू 4/30। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अब ऐसे ही जो डिस्टेंस आपका बोला गया है, सिंपली रेडियस, डिस्टेंस का, इमेज का, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला यूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मतलब एग्जाम में हो, मान लो आपको सॉल्व करना नहीं आता है और आपको फॉर्मूला तो याद है लेकिन आपको ये नहीं पता कि सॉल्व कैसे करना है, आप फॉर्मूला भी लिख के आ जाओगे, आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर मिलेगा आपको, बस याद रखना। ठीक है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन कैसे होता है? स्फेरिकल मिरर के द्वारा हम बताएं तो देखो, मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है स्फेरिकल मिरर का, जो देता है रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट की साइज और क्या बताता है? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इमेज और इमेज की साइज के बारे में बताता है ये एक्स। यह एक्सप्रेस किया जाता है एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, ये रिप्रेजेंटेड होता है बाय एम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना हाइट ऑफ इमेज है उतना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जितना हाइट ऑफ इमेज है उतना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अभी तो आपका बहुत बच्चा है यार, जल्दी जल्दी खत्म करवाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन भी रिलेटेड है इस ऑब्जेक्ट के इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, याद रखना। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा मिरर का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, तो ये अगर इमेज फॉर्म हो रहा है बाय मिरर ऑफ ए सेम साइज हैजर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जो मिरर है वो प्लेन मिरर कहलाएगा। अगर इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है बाय मिरर इज डिमिनिश्ड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, याद रखना। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अगर इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर में डिमिनिश्ड सभी पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, तो मिरर जो है वो कॉन्वेक्स होगा। अगर इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर, तो वो लॉन्गर देन दी ऑब्जेक्ट, मिरर जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। फोकल लेंथ जो है स्फेरिकल मिरर का वो इंडिपेंडेंट है मीडियम जिसमें वो प्लेस्ड है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोला इसमें, रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जब लाइट ट्रेवल करता है ना रेयर मीडियम से, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब इक्वल हो जाते हैं, तब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बनना होता है। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट को दर्शाता है एक टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन मीडियम्स में, पोजिशंस में अगर आप बताए तो मीडियम में। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बॉटम में पूल ऑफ ए टैंक और पॉन्ड जो वाटर वगैरह कंटेन करता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जब लाइट रे एंटर होता है ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब एक टाइप का स्लैब होता है। ठीक है, तो इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, लेकिन वो शिफ्टेड हो जाता है साइडवर्ड स्लाइटली। तो इन दिस केस जो रिफ्रैक्शन होता है वो टेक प्लेस होता है ट्वाइस। फर्स्ट जब हम रे एंटर होता है ना ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर जब रे एंटर होता है फ्रॉम एयर, सेकंड वी एग्जिस्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर, तो वो एग्जिस्ट करता है ग्लास स्लैब से एयर की ओर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं इसको। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस होता है बिटवीन इमर्जेंट और इंसिडेंट रे का, इमर्जेंट और इंसिडेंट रे का।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब होता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है रिफ्लेक्टेड रे का वो हमेशा नॉर्मल और इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, आपका एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, क्या ही होगा जब इस बुक में दिया है तो, क्वेश्चंस में तो दिए हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डायरेक्शन होता है रे ऑफ लाइट का, जब वो टेक्स प्लेस होता है गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1u, मतलब ये आपका ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिया हुआ है, लेकिन आपका ये जो फॉर्मूला है वो नहीं दिया गया, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ठीक है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट अब समझेंगे। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है एयर में वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम और एयर में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये बोलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो ये याद रखना सबसे ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या होता है, एयर का 1.0003, आइस 1.31, ठीक है, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, फ्यूज कॉपर 1.46, टर्पेटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्रॉन ग्लास 1.52, कनाडा बल्सम 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54, कार्बन डिस्प्लाइड 1.63, डेंस फिल्टेड ग्लास 1.65, रूबी कोई चीज होता होगा मटेरियल का 1.71। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे लेंस की। लेंस अगर हम बात करें अरे कैसे बताऊं मैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक टाइप से, ठीक है। लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक टाइप से। कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसे कैसे दिखते हैं जरा मैं बता दूं तो, जैसे देखो, जगह ही नहीं बची यार बताने के लिए, क्या बात है आज। ठीक है, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे है, मैं बताता हूँ, इससे बताता हूँ, छोड़ो। एक ऐसे है, दूसरा है एक ऐसे जा करके, एक ऐसे, एक है चंद्रमा की तरह, एक ऐसे, ठीक है। इसका अलग अलग, डबल कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो है, डबल कॉन्वेक्स, ये प्लेनो इसको बोलते हैं। और तीसरे वाले को बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा हम उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम हमेशा क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, याद रखना। जो कन्वर्ज करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो पासिंग होता है थ्रू इट। एक जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है वो सिंपली जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस अगर हम बात करें तो, डबल कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस सिंपली आप कैसे बोल सकते हो पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो कि ये एक कॉनकेव है, ठीक है, इसमें लाइट मारा, ये डाइवर्ज हो गया, फैल गया ये, तो ये डाइवर्जिंग लेंस में आता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये फैल गया, जो रे मारा था वो फैल चुका था, ठीक है। कुछ नहीं है, आपका जो लास्ट टॉपिक अभी बचेगा, पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, कॉनकेव और डाइवर्जिंग वाला बता दिया मैंने आपको। अब कुछ डेफिनेशन है रिलेटेड टू लेंसेज का। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है,
जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है लेंस का उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है। क्यों ना वो ऐसे चले जाए, वो ऐसे चले जाए, वो ऐसे चले जाए, सेंटर आपका एक ही होगा, याद रखना। ये बात की गई है कॉन्वेक्स की। कॉनकेव की अब बात कर लेते हैं हम। एक ऐसे है, ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये कॉन्वेक्स। इसको हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट होता है ना दोनों में जो ये है, इसको हम बोलते हैं, यहीं लिख देता हूं आपका, ऑप्टिकल सेंटर। जहां पे दो रेस मीट हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो सेंटर होता है दो इमेजिनरी स्पेयर का, ठीक है, लेंसेज का, एक लेंस इस साइड, एक लेंस इस साइड, उस वो पार्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंस का। ये रिप्रेजेंटेड होता है CA लेंस से, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो रेडियस ऑफ दो इमेजिनरी स्पेयर होता है, जिसमें से जो लेंस है वो पार्ट है जिनको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। दो इमेजिनरी स्पेयर होगा, ठीक है, लेंसेज का दो इमेजिनरी स्पेयर होगा उसमें। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है बेसिकली दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अच्छा फोकल लेंथ ऑफ लेंस भूल गया था मैं, सॉरी। फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है जो डिस्टेंस होता है बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। मैंने बताया था आपको पहले ही। फोकल प्लेन, जो प्लेन पास होता है थ्रू दी फोकस और परपेंडिकुलर के प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो होता है लेंस में यूजिंग रे डायग्राम, वो है रेज जब पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो पास थ्रू होते हैं प्रिंसिपल फोकस के, इनकेस कॉन्वेक्स लेंस अपीयर होता है। अब बात आता है लेंस फॉर्मूला का। लेंस फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला अभी मैं बस बताऊंगा आपको, अभी सॉल्व करके दिखाने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। 1/v माइनस 1/u 1/f ये होता है, ठीक है। सब समझ रहा हूं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता कैसे है वैसे? होता कैसे है वैसे? कहीं सुना है आपने ये ऐसे कहीं लिखा हो कोई फॉर्मूला ऐसा हो? तो देखो, एक तो होता है फोकल, ठीक है, एफ, जो ये एफ बोला गया है ये फोकल है, ठीक है। यही सब बोला। मैग्निफिकेशन बाय लेंस कैसे होगा? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कैसे होगा? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मैग्निफिकेशन में कोई भी हाइट दे दे, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? कुछ भी दे दे एक्सेप्ट A to Z, कुछ भी दे दे। कोई क्वेश्चन दिया है इसमें से? हाँ, जैसे ये दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बोला है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बोला है वो बोला है आपका 5 सेंटीमीटर, और जो U बोला है वो बोला है आपका माइनस 30 सेंटीमीटर। ऐसे आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, आपको ये फॉर्मूला पुट करना है बस, 1/v 1/v और 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको सॉल्व कर देना थ्रू, ठीक है, इस मेथड के थ्रू कर दोगे आप। पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की पावर की अगर बात करें, जो एबिलिटी होती है लेंस का कन्वर्ज करने के लिए और डाइवर्ज करने के लिए लाइट रेस को, उसको हम बोलते हैं पावर।
ये डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की क्या बात होती है, ये कहीं सुना आपने पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस? जब दो और ज्यादा लेंसेस कंबाइन हो जाती है ना, जब दो और ज्यादा लेंसेस कंबाइन हो जाती है तो वहां पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये कैलकुलेटेड होता है 1/f अपॉन इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2 f1 और f2। ठीक है, यही था आपका पूरा। और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कोई भी टॉपिक में जहाँ मैंने थोड़ा फास्टली पढ़ा दिया है, मुझे लग रहा है, हाँ चलो पावर ऑफ लेंस थोड़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर ऑफ लेंस एक टाइप से एबिलिटी है लेंस का जिनमें कन्वर्ज और डाइवर्ज होता है बेसिकली लाइट रेस का, जिसको आप बोलते हैं पावर। कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड पावर, कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड पावर, याद रखना है। ठीक है, ये डिफाइन करता है रेसिप्रोकल का P इज इक्वल टू 1/f। अगर f जो एक्सप्रेस किया गया मीटर में तो जो पावर होगा वो एक्सप्रेस होगा डायोप्टर में। अगर f मीटर में किया है तो जो आपका पावर होगा वो डायोप्टर में होगा। ठीक है, पावर होता है 100/f, वो सेंटीमीटर में लिखेंगे आपको फोकल। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन लेंस सॉरी, अगर दो और ज़्यादा लेंसेज थिन लेंसेज अगर आपका यूज होता है कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में f में, तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा P वो कैलकुलेटेड किया जाएगा। ठीक है, यही था आपका ये चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका हो चुका है खत्म। अब आपको कहीं ऐसा बताओ कि कोई ऐसा चैप्टर है जो मैंने लग रहा है कि छोड़ दिया हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में से। हाँ, आपका जो अगला चैप्टर होगा उसका नाम लिख लो आप अभी से ही, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ साइड में। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और इसके अगले चैप्टर जो होंगे वो होगा आपका किसका पता है, ज्योग्राफी का, जियो का। सो थैंक यू, नाइस डे। क्लास में बने रहने के लिए आप सबको। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसकी क्लास होगी एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट, A to Z 100% आपको एक एक शब्द एक एक जगह पर जो है क्या क्या टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड क्या होता है, एसिड वगैरह हमने पढ़ा था, सोर होता है टेस्ट में। ठीक है, एसिड सोरिन टेस्ट, यही था फॉर्मूला। केमिकल सब्सटेंस ये कैसे बनाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एसिड्स की, ये सब हमने पहले नहीं पढ़ा था। एसिड बेसिस कैसे होता है वाटर सॉल्यूशन में, बेसिस क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेसिस क्या होता है, अगर हम एसिड और बेस को दोनों को मिला दे तो रिएक्शन क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल। ठीक है, ये सब कुछ हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक बात और, ये बुक खरीद लेना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिहंत की है, ऑल इन वन। ठीक है, बहुत काम की बुक। थैंक यू, नाइस डे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।